हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 11 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। तो हम जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु इन सभी पदार्थों को उनके शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, ठीक है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से, ठीक है। तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र हैं। यही हमारे विभिन्न भागों में जो हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और जल की, उन सब चीज़ों को और पोषक तत्वों की हमारे बॉडी में उनको पहुंचाती हैं, हमारे विभिन्न भागों में। तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो इसमें हम पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों में देखेंगे कि परिवहन कैसे होता है। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रक्त के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर है कि जब हमें कोई चोट लगती है तो जो तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है, तो वो रक्त कहलाता है। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रभावित होता है और यह पचित भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। रक्त जो है एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो ये एक परिसंचरण तंत्र दिखाया गया है यहाँ पे। ये हृदय और ये जो नीले कलर में है वो शिरा और जो रेड है वो धमनी, ठीक है। तो रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसका नाम है रेड ब्लड सेल्स। इसमें जो होती हैं लाल वर्णक होते हैं जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके हमारे शरीर के सभी अंगों तक और कोशिकाओं में उनका परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारा रक्त जो है वो लाल होता है। रक्त में एक अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं होती हैं जिसे कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे एक रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का बन जाना इसमें से एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिसे कहते हैं पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त वाहिनियाँ जो रक्त का जो संचरण पूरे हमारे शरीर में करती हैं वो रक्त वाहिनियों द्वारा होता है। तो शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, ठीक है। तो इसके साथ ही रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। फिर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। और इस प्रकार दो जो इसमें ज़रूरी है हमारे लिए रक्त वाहिनियाँ वो हैं धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध यानी ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। इनमें रक्त प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है और इसलिए और बहुत अधिक दाब पर होता है। तो जो धमनियों की भित्ति होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम उसको पता कर सकते हैं कि हमारी जो रक्त प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित को कैसे। तो अगर एक कलाई पे इस तरह से अगर करें तो आपको कुछ फील होता है स्पंदन, तो उसको कहा जाता है नाड़ी स्पंदन यानी नब्स, ठीक है। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। तो प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। तो विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 होती है और हम 72 मानते हैं, ठीक है। अपने शरीर में इसी तरह अन्य भागों पे भी हम देखते हैं कि कहीं और भी हमें नाड़ी फील होती है, जैसे गर्दन के पास में, ठीक है। वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं शिराएं कहलाती हैं, ठीक है। तो शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षा के जो धमनी से जो होती है पतली होती हैं और शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रभावित करते हैं, दूसरी ओर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, यहाँ ऊपर फेफड़े, फिर हृदय और यहाँ कोशिकाएँ यानी हमें ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि हृदय में जो हमारी शिरा होती है, शिरा वो हमारी बॉडी से ब्लड को ले आती हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होते हैं उनको हृदय में लाती हैं। हृदय में लाके फिर उसको फेफड़ों में भेजा जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर ऑक्सीकृत होती हैं, वहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन लेके वापस से हृदय में आती हैं। हृदय में आने के बाद ये क्या करती हैं, फिर धमनी द्वारा पूरी बॉडी में भेज दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो हमारी वाहिनियाँ होती हैं वो आगे चल के कई भागों में विभाजित हो जाती हैं। वे ऊतक में पहुँचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएँ कहते हैं। केशिकाएँ पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। यानी कि यहाँ धमनी, ठीक है, पहले धमनी, फिर ये कई भागों में बढ़ के पतली पतली उसमें बढ़ जाती हैं, ये बनाती हैं केशिकाएँ, ठीक है। ये केशिकाएँ बनाती हैं और ये फिर आगे जाके मिलके बनाती हैं शिरा, ठीक है। तो रक्तदान, रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है और ये जो होता है कई लोगों की जान भी बचा लेता है। आगे हम देखते हैं हृदय। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसा पंप है जो हमेशा बिना रुके जीवन पर्यंत काम करता रहता है। हृदय जो होता है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट बाईं ओर है, ठीक है। ये हमारी जो मुट्ठी होती है, मुट्ठी के आकार की होती है, ठीक है। अगर इसमें क्या होते हैं कि इसमें 4 जो होते हैं कक्ष बने रहते हैं, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये ऊपर आलिंद होता है। आलिंद जो होता है निलय से छोटा होता है। आलिंद को ऑरिकल और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। इनके बीच में ये जो विभाजन की दीवार बनी होती है जिससे ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये महाशिरा जो होती है हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होती है उसको लेकर आती है, ठीक है। ये हमारा राइट होता है, राइट ऑरिकल, यानी कि हमेशा हम जो भी हृदय का जो चक्र स्टार्ट करते हैं वो राइट ऑरिकल से। तो ये हमारा राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद, और यहाँ फिर राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में, दायां आलिंद में महाशिरा से, ठीक है, यानी सुपीरियर वेना केवा से ब्लड राइट ऑरिकल में आता है हमारी बॉडी से, जो कि CO2 उसमें बहुत ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे यहाँ वॉल्व होती है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से क्या होती है कि जो होती है राइट वेंट्रिकल में आती है। राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इसको लंग्स में भेजा जाता है, जहाँ पे ये ऑक्सीकृत होते हैं। फिर वहाँ से इनको जो है जब ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी वेन के द्वारा, यानी कि O2 अब इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, ये प्योर ब्लड हो गया है। अब इस फुफ्फुस धमनी में से इसको लेफ़्ट ऑरिकल में भेज दिया जाता है। लेफ़्ट ऑरिकल से फिर यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है, फिर यहाँ से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ये महाधमनी यानी कि आर्टरी के थ्रू फिर बॉडी में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं आगे हृदय स्पंदन। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ जो होती पेशियों की बनी होती है। ये जो पेशियाँ होती हैं वो लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांतित करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहलाती हैं, ठीक है। हृदय का स्पंदन जो होता है जीवन के हर क्षण तक होता रहता है। चिकित्सक जो होते हैं हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप यानी आला का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चिकित्सक जो होते हैं स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को अवधित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है और जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जाके एक यहाँ पे एक श्रोतिका होती है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से वो हृदय की स्थिति को पता करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप को बनाने की विधि बताई गई है, ठीक है। तो जो हमारी पल्स होती है, ठीक है, जो हमारी नर्व्स होती है और इस हृदय स्पंदन की दर जो होती है वो अलग अलग दौड़ने पर, सोने पर अलग अलग हो सकती है, ठीक है।
तो प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी से उत्पन्न जो स्पंदन होता है हृदय स्पंदन की दर को बताता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या जो स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतु होते हैं उनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। वो जिस जल में रहते हैं उसी में वो उनके शरीर में वो प्रवेश करता है, उसमें से वो भोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसके बाद जल जब बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर ले जाते हैं। तो इसलिए उन्हें परिसंचरण के लिए रक्त की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें देखना है कि जंतुओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब अपशिष्ट पदार्थ है वो कैसे बाहर निकलते हैं। तो हम देखेंगे अब जंतुओं में उत्सर्जन। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब हम श्वसन कर रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों द्वारा हम उच्च वसन से बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, जब हम पाचन की प्रक्रिया देख रहे थे तो उसमें क्या होता है कि जो हम भोजन लेते हैं उसको बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इसी प्रकार जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम जो रक्त के द्वारा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं निर्मुक्त होते हैं और ये ज़्यादातर विषाक्त पदार्थ होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अगला है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में हम देखेंगे जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानने की जो व्यवस्था होती है उसकी आवश्यकता कैसे पूरी की जाती है। ठीक है, तो यह व्यवस्था जो है वो वृक्क यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त जो है दोनों वृक्कों में पहुंच जाता है, ठीक है, तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ को आगे भेज दिया जाता है। तो जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं और वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ ये मूत्राशय, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बताए गए, ये वृक्क से फिर मूत्रवाहिनी, फिर यहाँ मूत्राशय में, फिर ये मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, मूत्रमार्ग का जो दूसरा सिरा होता है वो खुला होता है, उसको मूत्ररंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः एक दिन में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है और मूत्र में करीब 95% जल और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, गर्मियों में हमें पसीना यानी स्वेद आता है, तो स्वेद में जल और लवण होते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमें पसीना होता है वहाँ का भाग सफ़ेद हो जाता है, तो वो लवण के कारण होता है। जो हमने अभी देखा था कि जो घड़े बने होते हैं उनमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है पानी रिसकर उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है और जब ये पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें जो होता है अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, कभी कभी कोई अगर वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम वृक्क के द्वारा इसको नियमित रूप से छाना जाता है ब्लड को। नहीं तो इसमें जो होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना उसकी नहीं होती है और इस विधि को कहते हैं अपोहन यानी डायलिसिस। जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मछली जो होते हैं वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सीधे जल में घुल जाते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प ये जो हैं ये जो सेमी सॉलिड पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं जो कि यूरिक एसिड होता है और मानव जो होते हैं वो यूरिया को। ठीक है, अब देखते हैं पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो पौधे जो होती हैं अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक को अवशोषण कर उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। तो पत्तियाँ जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। तो सभी जीवों का भोजन के लिए जो होता है उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जल और खनिजों का परिवहन पादपों में कैसे होता है। तो पादप जो होते हैं जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। मूलों में यानी जड़ों में जो होते हैं मूल रोम होते हैं। मूल रोम जो होते हैं जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए जल के जो जड़ के जो सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं।
तो मूलरूप मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, तो ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, ठीक है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जिन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। तो ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है, ठीक है। तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। तो ये जो जाइलम होते हैं वो नालियों का एक चैनलों का एक सतत जाल बना होता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंतु पूरे पादप में जल का परिवहन करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पत्तियों में भोजन का संश्लेषण होता है, तो भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य जो होता है एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है ये मूल रो में, यहाँ से इसका जल का अवशोषण जाइलम द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है जाइलम, ब्लू कलर जो है वो जाइलम को दिखा रहा है कि जड़ों से जल और खनिज पदार्थों को ऊपर ले जाया जा रहा है, ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों में, और जो पत्तियाँ भोजन बना रही है उनको फ्लोएम द्वारा नीचे ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ क्रियाकलाप की गई है कि एक ग्लास में कुछ कलर डाल के एक छोटे से जो शाख है उसकी टहनी को काट के इसमें डाल दिया गया है। उसके बाद इसकी जो अनुप्रस्थ काट करके देखा गया है तो इसमें दिखाया है कि ये जो इसके अंदर के जाइलम थे वो रेड कलर के हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जाइलम होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं। अगला है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में हमने देखा था कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में बहुत अधिक जल निर्मुक्त होता है, ठीक है। तो पादप जो होते हैं मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं, और अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, और पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से यानी स्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से जो चूषण अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित होता है। तो यह वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं। तो विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है, और वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसका हम आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। तो परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्तवाहिनियाँ होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिरा में प्रवाहित होते हैं, और हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का जो लाल रंग होता है लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय जो होता है 1 मिनट में करीब 70 से 80 यानी 72 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त ले जाती हैं। शिराएं सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। फुफ्फुस धमनियाँ क्या करती हैं कि यहाँ से जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती हैं, और शिराएं इसमें फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में लाती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जो होते जल के साथ पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली ये जो होते सेमी सॉलिड रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा लाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर तने तक और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।